हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपनी क्लास प्लेटफॉर्म पर। एनसीईआरटी की सीरीज़ हम इसमें कर रहे हैं कंप्लीट हिस्ट्री की। और आज हम हिस्ट्री की कक्षा 6 के अध्याय 8 पढ़ेंगे, खुशहाल गांव और समृद्ध नगर। हम इस अध्याय में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर में हम यह देखेंगे कि अब तक जो हमने देखा था ना, जितने भी जो नगर, जितने भी जो गांव जो बसे थे, नगर खुशहाली, वे सब नगर समृद्ध कैसे हुए, क्या कारण थे, है ना, वे कैसे इतने समृद्ध और कैसे इतने विकसित हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस अध्याय में यह देखेंगे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए जो कदम थे वो देखेंगे, यहाँ के सिक्के देखेंगे, फिर आपके शिल्पकार देखेंगे, गांव में कौन कौन रहते थे वे पढ़ेंगे, और नगरों की कहानियाँ कैसी थी ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा है, तो जो मेन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम देखते हुए चलेंगे सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इन उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर आपको यह कह रहा है ना कि जो लोहे के जो औजार की शुरुआत हुई है वह 3000 पहले शुरू हो चुकी है, और यह महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। यह महापाषाण जो मेगालिथ जो युग है आपका, महापाषाण जो काल था, उस समय में लोहे की बात हो रही है। उस समय यानी कि लोहा उपलब्ध था, लोहे से महापाषाण के लोग परिचित थे, है ना, ठीक है ना। और महापाषाण हमने पढ़ा था, याद है आपको महापाषाण के कौन कौन से स्थल थे? आपको याद है तो आप कमेंट में लिखिएगा। सभी मैं एक बार मैं बता दूं, जैसे कि हमने पढ़ा था महापाषाण का ब्रह्मगिरी, आदिचल्लोल, है ना, और भी ऐसे कई स्थान थे। तो ये वहाँ के स्थानों की बात हो रही है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि महापाषाण में जो लोग रहते थे वे लोहे से परिचित थे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और अच्छा, ये आपका पीटी का क्वेश्चन भी बन जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये देखिए कि जो मगध जो हमारा जो साम्राज्य था ना, उसकी जो उन्नति का जो इतनी समृद्धि का जो कारण था, एक लोहा भी था। लोहा भी बहुत बड़ा कारण था वे आपका मगध की समृद्धि में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन है वही हम उसको देखते हुए चलेंगे। करीब 25 वर्ष पहले लोहे व औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा है कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। हमने अध्याय 5 में पढ़ा था ना। 25 वर्ष क्या हो जाए, यानी कि 25 वर्ष पहले जो स्थिति थी, जो समय था, उस समय में लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग के प्रमाण मिले हैं उस समय। और उस समय जो जंगल थे, जो वहाँ पे जो साफ करने के लिए वो क्या होते थे, यूज़ होते थे औजारों की, लोहे की कुल्हाड़ियाँ, और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण जो कदम उठाए गए थे वह थे आपकी रोपाई और नए औजार, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थे जिस कारण से कृषि में काफ़ी उन्नति हुई। उसी तरह से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। अब सिंचाई के लिए हमने क्या क्या किया, यहाँ पर नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो यह आपका पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। गांव में कौन रहते थे, गांव में कौन रहते थे हम देख लेते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए मेरे साथ में, ठीक है। पहले तो यहाँ जान लीजिए क्या दक्षिण की बात हो रही है, उत्तरी हिस्सों की बात हो रही है थोड़ी सी। और यहाँ पर जो लोग रहते थे ना, उसमें जो तमिल क्षेत्र में जो रहते थे भूस्वामी, उनको यहाँ पे क्या कहते थे, वेल्लार तमिल में। और साधारण हलगांव को कहते थे उन्नावाड़, ठीक है। ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, प्लीज़ आप इसको
ध्यान से देखिए, ध्यान से याद कीजिए, पढ़िए मेरे साथ में। और भूमिहीन मजदूर जो थे, ठीक है, तो उनको क्या कहते थे? दास, केडिसियार और आदिमाई कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर को दास, केडियार और आदिमाई कहलाते थे। इससे आपके क्वेश्चन बने भी हैं। तो इसको प्लीज़, आपका पीटी का क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिए। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का जो प्रधान जो व्यक्ति होता था ना, उसको हम कहते थे ग्राम भोजक कहलाता था। प्रधान व्यक्ति होता था, ठीक, प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद की कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ मैं रिपीट मैं कर रही हूँ इसको, यानी कि पद अनुवांशिक होता था। अब ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था और साधारणतः इनकी ज़मीन पर, ठीक है, जो प्रधान होता था उनकी ज़मीन पर कौन काम करते थे? दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को ही सौंप देते थे। अब ये भाई वहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रभावशाली व्यक्ति थे ना, गांव में सबसे प्रधान थे। तो प्रधान होने के कारण क्या करते थे कि उस समय वहाँ के जो राजा थे वे भी जो कर वसूलते थे ना, तो कर वसूलने का जो कार्य था वो ग्राम भोजक को ही दे देते थे। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि ग्राम भोजक उत्तरी साइड में कर भी वसूलते थे, ठीक है ना, ध्यान रखिए आप। ग्राम भोजक कर भी वसूलते थे उत्तर साइड में, ठीक है, कर वसूलते थे, ठीक है, उत्तर साइड में। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। अब यहाँ देखो, जो उत्तरी साइड में जो ग्राम भोजक थे, जो प्रधान थे, वो कितने सारे कार्य करते थे। तो भूस्वामी का कार्य करते थे, साथ में कर वसूलते थे और साथ में न्यायाधीश का भी कार्य करते थे और साथ में कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। अब ग्राम भोजक के अलावा अन्य कौन होते थे? वह होते थे स्वतंत्र कृषक, जिन्हें गृहपति कहते थे। अब स्वतंत्र कृषक को क्या कहते थे? गृहपति। यह आपका इम्पोर्टेंट है, पीटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और यहाँ जो आपने देखा, यह सब भी आपका पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से अभी पढ़ रहे हैं हम, तो इसको आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए, अंडरलाइन करते हुए चलिए। गृहपति कहते थे, इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। गृहपति में ज़्यादातर कौन होते? छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। अब इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, ठीक है, तो इसीलिए तो वे दूसरे की मतलब भूमि पर कार्य करते थे। इनमें दास, कर्मकार आते थे। अब जो मुझे दास होते थे उनको क्या कहते थे? कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों के ज़मीन पर काम करने अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, ठीक है, ठीक है ना। इनमें दास, कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों के ज़मीन पर, यह देखिए, कुछ ऐसे लोग आते थे। अब एक और चीज़ देखिए कि ज़्यादा तो हमने यहाँ पढ़ लिया कि गृहपति कहते थे, स्वतंत्र कृषक होते थे, किंतु कुछ छोटे किसान होते थे, ठीक है, ये स्त्री पुरुष होते थे, इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें से दास जो होते थे, ये लोग क्या कहलाते थे? कर्मकार कहलाते, और ये दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी चल रहा था उत्तर साइड में, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। यह सब आपकी पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आप इसे हल्की में मत लीजिएगा प्लीज़। स्टेटमेंट के तौर पे आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़, आपको क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे, ठीक है। तो गांव में ये सारे के सारे शिल्पकार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर थे। चलो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। संगम साहित्य किसे कहते हैं? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहते हैं। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। इनकी रचना कब की गई थी? 2300 साल पहले। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों का सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, बना हुआ है बहुत बार। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से रखिए कि प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य कहते हैं तमिल की। ठीक है, एवं इनकी रचना 2300 साल पहले ही हुई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है, संगम तो क्यों कहा था, क्योंकि मदुरई के जो कवियों है ना, उनके सम्मेलन में इनका संकलन हुआ था। बहुत सारे कवियाँ सब वहाँ पे, कवियों में सम्मेलन जो होता है ना, बहुत सारे कवि जो एक साथ होते हैं ना, तब तो वहाँ पर इनका संकलन हुआ था। इस कारण से इन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे देखिए सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तो अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। यह आपका दिल्ली में मिला वलीकूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था या कैसे भिन्न है। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुम्हें पढ़ा था कि इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो कि अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुस्लखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। यह बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका एक पीटी के लिए याद करना है आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है, वलयकूप कहाँ मतलब बड़े होते थे, प्रयुक्त होते थे? गुस्लखाने में, नाली या कूड़ेदान के लिए यहाँ इसको यूज़ किया जाता था। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण से ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्थरों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। भरूच ढूंढो। अब उसके लिए दिए गए वर्णन को पढ़ो। आपको भरूच ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, और यह जो आपका है इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेरीगाचा भरूच। ठीक है, भरूच यानी बेरीगाचा। भरूच, हाँ, भरूच का यूनानी नाम की कहानी, यह आपको यूनानी नाम है। ठीक है, बेरीगाचा को संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाचा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मुगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यात्रा यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि बेरीगाचा जो है यहाँ पर आपका यह किसके लिए यूज़ होता था, है ना, आयात और निर्यात के लिए यूज़ होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यह हम देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं वही हम देखते हुए चलेंगे। भरूच एक तरह का व्यापार का भी काम कर रहा है वहाँ पे। सिक्के, आधारभूत संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग के 1000 सिक्के मिले हैं, हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चले। अब सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो कम से कम 500 साल तक चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अब यहाँ आपको देखिए, यहाँ से पीटी का क्वेश्चन बन जा रहा है ना। अब इसको फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रही हूँ
कि आहत जो सिक्के थे जो 500 साल पहले चले थे, उनको आहत सिक्का कहने का कारण क्या था कि ये चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, इनको जो चोट पहुंचाई जाती है, ऊपर से ठोका जाता होगा इनको, इसलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल गोल होते थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आहत सिक्के किस तरह से होते थे कि केवल आयताकार नहीं होते थे, वर्गाकार भी होते थे। ठीक है, और गोल गोल होते थे। ठीक है, तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपेटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह थप्पे से बनाए जाते थे। अच्छा, कुछ चिन्ह जो थे ना, इस पर लिखा नहीं रहता था, इन पर जो चिन्ह बनाए जाते थे वो थप्पे से, यानी कि कुछ और चीज़ों लाकर दबाव डाल के जोर से इस पर दबाया जाता था। ठीक है, तब ये चिन्ह इस पर बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों पर पाए जाते थे। इससे ईसा की आरंभिक सदियों तक के प्रचलन में रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि हम इसमें क्या इम्पोर्टेंट देखना है कि आहत सिक्के जो थे उनको क्यों आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, और किस तरीके से बनाए जाते थे, बस इतना इम्पोर्टेंट था। तो आपने पढ़ लिया ना, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और ये कैसे होते थे, गोलाकार भी होते थे, आयताकार भी होते थे और वर्गाकार भी होते थे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, आयताकार वर्गाकार यहाँ पे भी। ठीक है, तो मैं वही सब आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी जो आपके क्वेश्चन में बनते हैं, ताकि आपसे कुछ भी छूटे ना आपके एग्ज़ाम के लिए। अक्सर नगरों के कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नगर जो होते हैं अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि कारण इसका था यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। अब जब यह मुख्य रास्ते पर स्थित होगा जहाँ से व्यापार होता था, यातायात होते थे, तो यह तो महत्वपूर्ण होगा ही ना यह नगर। तो यह आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम पूर्व की ओर जाता था एवं दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों किलेबंदी थे। अब यहाँ जो शहर थे ना, किलेबंदी थी इन शहरों में। इनमें अनेक मंदिर थे। यहाँ पर आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। आपको फिर यहाँ पर देखिए पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ ना? यहाँ पे कुछ डाउट तो नहीं? यहाँ पर आपको क्लियर हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो थी वह किसानों की दूसरी राजधानी बनी। अब किसानों की दूसरी राजधानी क्या है, या फिर से आपका पीटी का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ फिर से मथुरा था किसानों की दूसरी राजधानी। ठीक है, और यह यातायात के लिए और व्यापार के रास्ते पर था, इसलिए यह नगर महत्वपूर्ण था। और यहाँ में महत्वपूर्ण मूर्तियाँ बनाने की केंद्र थी बहुत ही ज़्यादा। एक रास्ता उत्तर पश्चिम की ओर से और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ये आपका इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप इस सबको देख लीजिए। मैं रीडिंग भी करी, मैं दोबारा इसलिए रिवाइज कर दे रही हूँ बीच बीच में, ताकि आपको थोड़ा सा एक चीज़ को रिपीट होता रहे आपके भी लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में तुम अध्याय आगे में पढ़ोगे, अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। अब फिर यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई ना कि मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। मथुरा में क्या है, बौद्ध विहार भी है और जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। आपका कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र आपका मथुरा था। मथुरा में ही आपके जैन मंदिर भी हैं, बौद्ध विहार भी है। ठीक है, और धार्मिक केंद्र हमारा मथुरा रहा। मथुरा हमारा कुशानों की दूसरी राजधानी भी थी। मूर्तियाँ बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र भी था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और यातायात व्यापार के मुख्य रास्ते पर भी यह स्थित था। ठीक है, देखो कितना इम्पोर्टेंट आपका यहाँ मथुरा जो इस पर कितने सारे सवाल यहाँ से बन जा रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें याद कर लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। अभिलेख में मथुरा से भी मिले हैं। आमतौर पर
संक्षिप्त अभिलेख यह है जो स्त्री और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों का दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो स्त्रियों द्वारा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का जो उल्लेख है ना, वो मथुरा के अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप यहाँ पीटी निकल रहा है क्वेश्चन। प्रयास शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। अब दान कौन करते थे? व्यापारी भी करते थे, शिल्पकार भी करते थे और राजा रानी, ठीक है, और शहर राजा रानी अधिकारी भी करते थे दान। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख भी मिलता है। यह भी आपको पता चल गया यहाँ पर कि मथुरा में जो उल्लेख है, देखो मथुरा तो धार्मिक केंद्र था, है ना, और वहाँ पे जो इतने ज़्यादा जो वहाँ पर जो मठ और मंदिर जो बनाए गए ना, उसके लिए दान जो दिए जाते थे उसके ऊपर उल्लेख आपको मिला है वहाँ के अभिलेखों में। ठीक है, और वहाँ के शिल्पकार थे, व्यापारी थे, वे भी सब दान करते थे। तो बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर मथुरा में होते थे। तो मथुरा आपका बहुत स्पेशल इम्पोर्टेंट हो गया ना व्यापार के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण नगर हुआ कि ना यहाँ पर। अब जब देखिए यहाँ पे जब मंदिर बनेंगे, अब मंदिर के आसपास में लोग दुकान लगाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पे बस्ती बसेगी, लोग और भी ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे व्यापार बाजार बनेंगे। अब जो लोग वहाँ रहने लगेंगे तो आवश्यक वस्तुएं भी बनेंगी धीरे धीरे करके, तो वो अपने आप यहाँ पे महत्वपूर्ण नगर बन गया, निर्माण हो गया, है ना। तो इसी तरीके से तो हमने पढ़ रहे हैं ना, ये कुशाल नगर कैसे जो नगर जो पहले थे जो विकसित नहीं, तो धीरे धीरे करके विकसित हुए, मंदिर बनने लगे, शहर बनने लगे, कई व्यापार वहाँ विकसित हो गए, है ना। तो आपको महत्वपूर्ण लगा ना मथुरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। अच्छा, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़्यादा उत्तरी महाद्वीप में मिले हैं। दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। अब वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध था? कपड़ों के लिए, और दक्षिण जो मदुरै था यह कौन सा था? प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, यह भी आपका कपड़ों के लिए ही प्रसिद्ध था। यह स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए एक दो क्वेश्चन बनाना आपका इम्पोर्टेंट पीटी के लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बन गया। ठीक है, सुंदर बर्तन मिले हैं। बर्तन आपको जो मिले हैं जो उत्तरी में, तो उनको उत्तरी काले चमकीले क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उत्तरी उपमहाद्वीप के भाग में मिले। और दूसरा आपका पीटी का क्वेश्चन यह बनता है कि कपड़ों का जो महत्वपूर्ण उत्पादन नगर था वह कौन सा था? एक उत्तर में था वाराणसी और दक्षिण में था मदुरै। ठीक है, और यहाँ पे दोनों स्त्री पुरुष काम करते थे। अनेक शिल्पकार, यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन बन जा रहा है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संग बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकार को की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे लाभ मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है ना। ठीक है, तो चलो इतना आपको समझ में आ गया ना। अब पीटी का यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि श्रेणी किसे कहते थे। श्रेणी हम किसको कहेंगे? शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को। ठीक है ना। और इनका काम क्या था? आपका श्रेणियों का काम आपका क्या था? यहाँ पे व्यापार शिल्पकार श्रेणियों का बैंकों का यह काम संभालती थी। ठीक है ना। तो श्रेणियाँ जो थी वो काम कौन सा करती? बैंकों के रूप में वह काम करती थी। श्रेणियाँ जो थी बैंकों के रूप में काम करती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम एक पर इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। अच्छा
बॉक्स में भी जो चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए हमें, क्योंकि ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों को बाहरी सतह काली हो जाती थी। ठीक है, इन पर एक काली पतली लेप भी लगाई जाती थी जो इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। यह जो बात हो रही है यहाँ पर, यह इन हमने जो पढ़ा था ना उत्तरी चमकीले पात्र, इनके बारे हो रही, यह किस तरह से तैयार होते थे। ठीक है ना, चलिए ये आपको समझ में आ गया ना। जब मैंने इंपॉर्टेंट पीटी का क्वेश्चन जो बोलते हैं उसको आप ध्यान रखिए। ठीक है ना, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक और हम देख लेते हैं यहाँ पर आगे चल के। ठीक है ना, सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडु पुडुचेरी में। ठीक है, रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडु एक पत्तन था। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आपका देखिए क्वेश्चन बन जाएगा ना, ये आपका क्या था? अरिका मेडु एक पत्तन था। ठीक है ना, यह एक पत्तन था। यहाँ से दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। यहाँ भी देखिए फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना। एफोरा क्या है? वह एक पात्र है। एम्फोरा आपका पात्र है। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। अब एफोरा एक पात्र है जिसमें क्या रखे जाते थे? शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटैन मोहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अब यह एरेटैन और एम्फोरा कहाँ मिले हैं? हमें अरिका मेडु पत्तन पे मिले हैं। और एफोरा में क्या था? एफोरा एक पात्र था जिसमें शराब, तेल, तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। और एरेटैन भी मिले हैं जैसे कि मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इसको बर्तन हम बोलेंगे। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटैन पात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको पीटी के यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जा रहे हैं। यहाँ से आप 3 क्वेश्चन यहाँ से आराम से पीटी का बन जा रहे हैं। ठीक है, इसे मोहरे लगे सांचे पर गिरी चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, तो आप देख लो कि यहाँ पर जो फिर से मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि अरिका मेडु आपका पत्तन था। यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन बना। ओके, और एफोरा क्या था? आपका एक पात्र था। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन बना। ओके, और ये एरेटैन आपका क्या? यहाँ आपका एक मोहर है। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन बना। और यहाँ दोनों कहाँ मिले हैं? यहाँ हमें मिले हैं अरिका मेडु पत्तन पर मिले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। हम सभी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन रोम तथा किंटू में यहाँ नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ रोमन लैब शीशे के बर्तन तथा रत्न में मिले हैं। साथ ही कुछ छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। इसे पत्तन की बात हो रही, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने का प्राप्त साक्ष्य भी मिले हैं। तो अरिका मेडु का जो पत्तन है ना, यहाँ से बहुमूल्य पत्थर मनके बनाने वालों का जो पत्थरों से जब मनके बनाए जाते थे उनके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखे। तो अभिलेख मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसे लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है ना, पर यहाँ पे जो मिट्टी जो बर्तन मिले इसका मतलब समझा देते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि इस पत्तन में जो अभिलेख मिले हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो इन बर्तनों पर जो अभिलेख मिले हैं ना, तो वह ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। ठीक है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग होता था। जब पहले स्टार्टिंग में तमिल भाषा जब यूज होती थी उस समय इसी लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आई होप आपको ऊपर क्लियर हो गया हो। ठीक है, ठीक है, और यहाँ एक देख ली तिथि आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हो गई थी? 3000 साल पहले।
लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आज के 2500 साल पहले, संगम साहित्य की रचना हमने 2300 साल पहले हमने देखी है, ठीक है। और अरिका मेदो का पतन हमने 2200 और 1900 साल पहले देखा है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा यह चैप्टर पढ़ के समझ में, ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर हमारा आज समाप्त होता है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप एक बार इस क्लास को लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर भी किया कर दिया कीजिए अपने और फ्रेंड्स को, ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँचे, ठीक है ना। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और मैं ताकि देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो मतलब और लाइक करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा, मैं भी आप लोगों के लिए और अच्छी क्लास ऐसे ही बनाऊँगी। ओके, तो चलिए हम कल फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। आप सब अपना ध्यान रखिए। ओके, चलिए बाय, गुड नाइट।